हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। अरमान ने कनिका के चेहरे के सामने करते हुए कहा, मुझसे झूठ बोलना तुम्हें काफ़ी भारी पड़ सकता है वाइफी। तुम जितना सोचती हो मैं उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें पहचानने लगा हूँ। तुम अगर मुझसे दूर भी रहोगी तो भी मैं तुम्हारी हर हरकत को पहचान जाऊँगा। ये कहते हुए अरमान के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। कनिका ने अरमान की बात सुनी तो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। अरमान ने उसकी टुड्डी पर अपनी उंगलियां की और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, क्यों रो रही थी? मैंने तुम्हें रोने का हक नहीं दिया है और जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हारी आँख से एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा था? कनिका अरमान की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए अरमान को घूरते हुए बोली। वो अरमान की बात सुनकर बिल्कुल हैरान थी। क्या अब रोने के लिए भी उस कॉन्ट्रैक्ट को याद रखना होगा? कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? किसी के रोने पर भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ये कैसा पागलपन है? कनिका अरमान को अपने आप से दूर झटकते हुए बोली, आप पागल हो? रोने के लिए कॉन्ट्रैक्ट? मैं इंसान हूँ, आपकी तरह राक्षस नहीं हूँ कि मेरी आंखों से आंसू ना आए। जिस तरह आपने मेरे साथ बर्ताव किया है उसके बाद तो मेरा मन चाहता है कि मैं मर जाऊं। पहले आपकी बहन ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की और फिर आपने, और उस पर मुझे इस कैद खाने में बंद कर दिया है। आपकी ये बेकार की शर्तें मैं नहीं मानती इन्हें। आप मल्होत्रा मुझसे बदला लेना चाहते हो तो साफ कह दो। अगर आपको मुझे मारना ही है तो लो मुझे अपने हाथों से मार दो। अभी ही काम ही ख़त्म हो जाएगा, सारा किस्सा ही ख़त्म। कनिका ने अरमान का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर रख देती है। कनिका की यह हरकत देखकर अरमान के माथे की नसें तन गई। अरमान ने कनिका के हाथ को दूर करने की कोशिश की पर कनिका तो जैसे पागल हो चुकी थी। मुझे नहीं जीना है, मुझे ये कैद नहीं चाहिए, आप मुझे मार ही दो। कनिका बिल्कुल पागल हो चुकी थी। कनिका बस करो, अरमान ने कनिका को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहा, पर कनिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो बस गुस्से में रोए जा रही थी और अरमान का हाथ पकड़कर बार बार अपने गले पर ला रही थी। अरमान ने जब कनिका की ऐसी हालत देखी तो वो एक जोरदार थप्पड़ कनिका के गाल पर रख देता है। चटाक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। कनिका ने अपनी गर्दन एक तरफ घुमा ली। अरमान गुस्से से कनिका को देख रहा था। अरमान की आंखों में गुस्सा भी था और साथ में नमी भी आ गई थी। अरमान ने पहले कनिका की तरफ देखा। कनिका अपने गाल पर हाथ रखकर अपनी नज़रें झुकाकर खड़ी थी। कनिका की आंखों से आंसू उसके गाल पर झरझर बहते जा रहे थे। वही अरमान का हाथ पूरी तरह कंपन करने लगा था। वो हैरानी से अपने हाथों की तरफ देखने लगा। कनिका अपने गाल पर हाथ रखकर नज़र झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे में जैसे कपकपाहट होने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान उस पर हाथ उठा सकता है। वही अरमान का भी यही हाल था। अरमान ने कनिका की तरफ देखा, फिर अपने हाथ की तरफ। अरमान का हाथ बुरी तरह काँप रहा था। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मिस्टर मल्होत्रा। थप्पड़ मारने से अच्छा होता कि मुझे जान से ही मार देते। कनिका ने नफरत के साथ अरमान को देखते हुए बोली। अरमान ने जब ये बात सुनी तो उसने अपनी हथेलियां बंद कर ली और कनिका को अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, ये बिल्कुल सही नहीं किया तुमने, मुझे उस्काना नहीं चाहिए था। अरमान ने इतना कहा और कनिका को एक तरफ धक्का मारने लगता है, पर कनिका का पैर उसकी साड़ी में उलझ जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर कनिका ने अरमान के शर्ट को पकड़ लेती है और वो दोनों ही काउच के ऊपर गिर पड़ते हैं। कनिका ने अपनी आंखें खोली और किसी मासूम बच्चे की तरह अरमान को देखने लगती है। अरमान कनिका के चेहरे को देख रहा था। दोनों का चेहरा बहुत पास था। अरमान ने कनिका के चेहरे पर फैले हुए बालों को अपने हाथों से हटाया। कनिका की आंखें रो रो कर सोच चुकी थी। अरमान को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कनिका की आंखों में अभी भी आंसू थे। अरमान के लिए ये आंसू ऐसे थे जैसे कि किसी ने उसके दिल पर न जाने कितने ही खंजर चला दिए थे। कनिका की हरकत को लेकर जो भी गुस्सा अरमान के दिल में था
वो अरमान अब भूल चुका था। कनिका की आंखों से आंसू साफ करते हुए अरमान ने उससे कहा, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तुम्हारी आंखों से निकलते आंसू मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, आज के बाद भूल जाना कि तुम रोती भी हो। ये कहते हुए अरमान कनिका के ऊपर से उठ खड़ा हुआ। अरमान वहाँ से जाने को पलटता है तो कनिका अरमान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे डैड से मिलना है, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो। कनिका ने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए कह रही थी। शायद वो मन ही मन जानती थी कि अरमान उसकी इस बात पर भी इनकार कर देगा, पर सुभाष जी से वो मिलना चाहती थी, इसलिए चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। ठीक है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, अरमान ने धीरे से कहा। फिर वो नीचे की तरफ चला गया। कनिका ने अरमान की तरफ देखी। वो अरमान की बात सुनकर बहुत हैरान थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अरमान ने सच में उसे ऐसा कहा है। कनिका जो कितनी देर से परेशान थी, उसने तुरंत अपनी आंखों से बचे हुए आंसू भी साफ कर लिए और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खुद के कपड़े ठीक किए। उसने अपने हुलियों को सही किया और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर की तरफ निकल गई। अचानक ही रूम से बाहर आई तो सामने से आती प्रियंका से टकरा गई। प्रियंका गुस्से से खींचते हुए बोली, तुम अंधी हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? हाँ, कनिका इस वक्त प्रियंका से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रियंका की तरफ देखकर बस इतना कहा, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। कनिका इतना कहकर वहाँ से जाने लगी, पर प्रियंका उसके सामने आकर उसका हाथ खींचते हुए बोली, एक रूम में रह कर लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। तुम रूम के अंदर ही रहा करो, बाहर निकलने को तुम्हें आखिर कहा किसने? मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है, इसलिए मेरा मूड मत खराब करो प्रियंका। आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना, वरना तुम्हें ऐसा सबक सिखा दूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगी और बड़ों से इज्जत से बात करना सीख लो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, समझी? ये कहते हुए कनिका ने उसका हाथ अपने हाथ से झटक कर अलग कर दिया। कनिका की ये बात सुनकर प्रियंका के चेहरे की जैसे हवाइयाँ उड़ गई। रूम में रो रो कर रहने वाली कनिका प्रियंका को इस तरह जवाब दे रही थी। प्रियंका को लग रहा था कि जो कुछ भी कनिका के साथ हो रहा है, उसके बाद तो शायद कनिका कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। पर कनिका की ये शब्द सुनकर प्रियंका बस मुंह फाड़े और आंखें बड़ी कर उसे देखती रहती है। वहीं कनिका ने अपने चेहरे पर घूंघट डाला और बाहर की तरफ निकल आई। बाहर अरमान ड्राइविंग सीट पर बैठा कनिका का इंतजार कर रहा था। कनिका को घूंघट में चलने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए वो बहुत ही धीरे धीरे आ रही थी। वो कुछ इस तरह चल रही थी कि जैसे कोई छोटी बच्ची अपना लहंगा संभालते हुए चलती है और चलते चलते कई बार लड़खड़ा भी जाती है। कुछ वैसी ही हालत कनिका की भी थी। अरमान जो कि कनिका को देख रहा था, कनिका की हरकत देखकर उसे हंसी आ जाती है। अरमान के चेहरे पर छाई मुस्कान उसके चेहरे पर बेहद कातिलाना लग रही थी। वाइफी, तुम भी ना? अरमान ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। पर जैसे ही कनिका कार के पास आई तो अरमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कार के ड्राइविंग के अपोजिट खड़ी कनिका कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे डोर ही नहीं खुल रहा था। आखिर में वो किसी बच्चे की तरह मुंह बनाकर खड़ी हो गई, पर अरमान से कुछ नहीं बोली। कनिका को लगता है कि अरमान डोर खोल देगा, पर फिर भी अरमान ने भी डोर नहीं खोला तो कनिका बोली, सुनिए, ये डोर खोलिए। अरमान ने कनिका की तरफ देखकर कार का डोर ओपन किया और कनिका तुरंत ही एक बच्चे की तरह कार में बैठ गई। चले, अरमान ने कनिका की तरफ देखकर बोली। कनिका ने अपना घूंघट हटाते हुए अपना सिर हिला दिया। कनिका खुश तो बहुत थी, आखिर वो अपने डैड से मिलने जा रही थी। वहीं कनिका भी अपनी खुशी छुपाए बैठी थी। अरमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कार स्टार्ट की और कार सड़क पर दौड़ने लगती है। अरमान कार ड्राइव कर रहा था। अरमान और कनिका के बीच काफ़ी खामोशी छाई हुई थी। कनिका मन ही मन बहुत खुश थी। आखिर शादी के बाद वो पहली बार अपने डैड से मिलने जा रही थी और उसे पता भी नहीं था
उसके बाद वो कब अपने ड्रेस से मिल पाएगी, इसलिए वो शायद आज ही सुभाष जी से मिलकर उन्हें सारी बातें बता देना चाहती थी और उनसे माफ़ी भी मांगना चाहती थी। कनिका मुस्कुराते हुए विंडो से बाहर देख रही थी। रात के वक्त सड़क और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हर तरफ फैली हुई रोशनी और ठंडी हवा एक अजीब सा सुकून देती है। अरमान कनिका के चेहरे पर फैली हुई खुशी को देखकर मन ही मन वो भी बहुत खुश था। आखिर 3 दिन के बाद उसने कनिका के चेहरे पर खुशी देखी थी, वरना जब से कनिका मल्होत्रा पैलेस में आई थी उसके बाद कनिका को मुस्कुराते हुए भी किसी ने नहीं देखा था। कनिका भी पिछले 4 से 5 महीनों से शायद अपनी मुस्कान भूल गई थी, जब से उसका अभिषेक के साथ ब्रेकअप हुआ था। कनिका का ध्यान कार से बाहर था। अरमान कार ड्राइव करते हुए कनिका से कहता है, तुम सच में मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। अरमान की बात सुनकर कनिका ने अपनी नज़रें घुमाकर उसकी तरफ देखी। अरमान कार ड्राइव करते हुए एक नज़र कनिका के चेहरे पर डालता है। दोनों की नज़रें कुछ सेकंड के लिए आपस में मिलती है, पर उसके तुरंत बाद ही कनिका अपनी नज़र वापस दूसरी तरफ घुमा लेती है। कनिका अरमान की बात का कोई भी जवाब नहीं देती, पर मन ही मन अपने आप से कहती है, कुछ देर पहले इतना गुस्सा करने वाला शख्स पल में कितना बदल जाता है। ये चाहता है मैं हमेशा मुस्कुराती रहूं। क्या सच में ये चाहता है? मुझे जिस तरह की कैद इसने किया है, उसके बाद भी इसको ऐसा लगता है कि मैं मुस्कुरा सकती हूँ। खुश हूँ क्योंकि मैं 3 दिन बाद अपने डैड से मिलने जा रही हूँ। पता नहीं कैसे इतना मेहरबान है, मुझे मेरे डैड से मिलाने जा रहा है। इस शख्स की ना जाने मैं इसे 3 साल कैसे झेलूँगी। अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगी तो तुम्हें मुझे झेलना नहीं होगा। शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें और ये सफ़र 3 साल का ना होकर ज़िंदगी भर का हो जाए। अरमान ने कार ड्राइव करते हुए कहा। कनिका ने बड़ी बड़ी पलकें उठाकर अरमान की तरफ देखी। इस बार वो दोबारा शॉक्ड थी। आखिर अरमान उसके मन की बात कैसे जान लेता था। कनिका अरमान की तरफ हैरानी से देख रही थी, पर अरमान ने इस बार कनिका के चेहरे की तरफ नहीं देखा। उसका ध्यान ड्राइव करने में था। अरमान की तरफ देखकर कनिका खुद से बोली, ये इंसान इसे आखिर पता कैसे चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। ही इज़ रियली मिस्टीरियस। इतना कहकर कनिका वापस उसके चेहरे से नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। वहीं कनिका के गर्दन घुमाते ही अरमान के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। दोनों के बीच खामोशी को ख़त्म करने के लिए अरमान ने कार में एफएम चला दिया। कार हवा में लहराते हुए चली जा रही थी। ठंडी ठंडी हवा कनिका के जुल्फ़ों पर आकर टकरा रही थी। कनिका की जुल्फ़ें हवा में उड़ रही थी और वहीं एफएम पर गाना चलने लगता है। कहने को तो महज एक गाना था, पर अरमान कहीं ना कहीं अपने आप को इस गाने से रिलेट कर रहा था। इस कारण वो बार बार कार ड्राइव करते हुए कनिका को भी देख लेता था। गाने के दौरान 1-2 बार अरमान का हाथ कनिका के हाथ से टकरा जाता है, तो कभी दोनों की नज़रें मिल जाती है। कभी कभी तो अरमान जानबूझकर कनिका के हाथ से अपने हाथों को छू लेता है, जिस पर कनिका अचानक ही सहर जाती है। कनिका ये नहीं जानती थी कि क्या ये जानबूझकर कनिका को लंबे रास्ते से ले जा रहा है। उन दोनों को सड़क पर घूमते हुए 2 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो दोनों शर्मा हाउस नहीं पहुँचे थे। हम कब तक पहुँच जाएंगे? कनिका ने अरमान की तरफ देखते हुए बोली। बस थोड़ी देर में, अरमान सामने की तरफ देखते हुए बोला। कनिका ने अपने मोबाइल में समय देखी तो 10 बज रहे थे। कनिका को अरमान की तरफ देखकर गुस्सा आने लगा। वो खींचते हुए अरमान से बोली, हम 2 घंटे से सड़क पर घूम रहे हैं, आप मुझे पागल बना रहे हैं क्या? अगर आपको मुझे डैड से मिलवाने नहीं ले जाना था तो आपको मुझे पहले ही साफ साफ बता देना चाहिए था। आपको मेरी फिल्म के साथ इस तरह का मजाक करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अगर आप मुझे मना कर देते तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना आप मेरे साथ ही मजाक करके मेरे दिल को चोट पहुंचा रहे हैं।
मल्होत्रा पैलेस से मेरा घर सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है और आप 2 घंटे से। कनिका गुस्से से ये सब कह रही थी कि तभी अचानक ही अरमान जोर से कार का ब्रेक लगाता है, जिस वजह से कनिका आगे की तरफ गिरने वाली होती है, पर अरमान अपने हाथ को उसके सिर पर रखकर उसे चोट लगने से बचा लेता है। तुम्हारा नहीं, तुम्हारे डैड का। अब तुम्हारा घर मल्होत्रा मल्होत्रा पैलेस है, ये मत भूलो। शर्मा हाउस तुम्हारे डैड का है। ये कहते हुए अरमान ने कनिका के सिर से अपना हाथ हटा लिया। वहीं कनिका भी अरमान के चेहरे की तरफ देखने लगती है। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना था, इसलिए तुम्हें दूसरे रास्ते से लेकर आया, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत होगी वाइफी। अरमान ने कनिका की तरफ देखा और कार का दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर की तरफ निकल जाता है। कनिका भी अपनी नज़रें अरमान के चेहरे से उस पर से हैरानी से टिकाए हुए थी। फिर अपनी नज़रें घुमाकर सामने की तरफ देखती है तो वो लोग शर्मा पैलेस के बाहर खड़े थे। सनकी कनिका अरमान की तरफ देखकर अपने होठों को गुस्से से दांतों तले दबाते हुए बोली। कनिका कार में बैठी अरमान को बोले जा रही थी। अरमान कनिका के पास आता है और कार का डोर ओपन करते हुए कनिका से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। तुम्हें अपने डैड से जितनी भी बातें करनी हैं इन 15 मिनट में ही करनी होगी, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। इस वक्त अरमान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो चुपचाप कनिका को देख रहा था। कनिका अरमान की बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर उससे देखने लगती है। कनिका कार से बाहर निकलते हुए अरमान को गुस्से से उड़ते हुए उसकी तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके कहती है, आपकी ये हरकतें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आप एक पल के लिए कुछ और होते हैं और दूसरे ही पल में कुछ और ये क्या बात हुई कि 15 मिनट के अंदर मुझे मेरे डैड से बात करनी होगी। मैं 15 मिनट में क्या बात कर लूँगी। अरमान ने अपने हाथ में बनी हुई घड़ी की तरफ देखा और कनिका से बोला, मैं तुम्हें खुद से ज़्यादा देर दूर नहीं रख सकता, और 15 मिनट से ज़्यादा तुम्हें किसी के साथ भी इवेंट अपने डैड के साथ रुकने की भी परमिशन नहीं है। अब तुम देख लो, तुम्हें उनसे मिलना है या नहीं, क्योंकि 15 मिनट के बाद तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। कनिका ने अरमान की तरफ देखा, गुस्से से अपने हाथों की हथेलियों को कसकर बंद कर लिया। कनिका ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने तुरंत ही अपने कदम मेन डोर की तरफ बढ़ा दिए। वैसे कनिका को ये बात बहुत वियर्ड लग रही थी कि अरमान ने कार को शर्मा हाउस से कुछ दूरी पर पार्क किया था, और उसने ऐसा क्यों किया था। यहाँ तक कि अरमान कार को पार्क हाउस के अंदर भी लेकर नहीं आया था। कनिका को ये बात बहुत वियर्ड लगता है, पर कनिका इसे अरमान के दिमाग का पागलपन समझकर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। ये पूछने का वक्त कनिका के पास बिल्कुल भी नहीं था। अरमान ने शर्मा हाउस की तरफ देखा और अचानक ही उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। कनिका जैसे ही मेन डोर के अंदर देखती है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। अंदर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। कनिका को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ तक कि आज तो मेन गेट पर वॉचमैन भी नहीं था जिसे वो कुछ पूछ सकती। डैड, इतना कहते हुए कनिका तेज़ी से अंदर की तरफ दौड़ पड़ती है। कनिका जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो शर्मा हाउस में हॉल का नज़ारा देखकर कनिका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हॉल में फर्श पर सुभाष जी की लाश पड़ी थी। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और उनके कपड़े खून से लाल हो चुके थे। कुछ पुलिस वाले वहां आसपास लाश की चेकिंग कर रहे थे। फिलहाल मीडिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। घर के नौकर भी एक तरफ हाथ बांधकर खड़े हुए थे। पुलिस वाले उनसे भी पूछताछ कर रहे होते हैं। जब वो ये सब देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक तरफ उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। कनिका के हाथ पैर कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ाने लगती है। डैड, कनिका चीखते हुए सुभाष जी की लाश के पास दौड़ पड़ती है। इससे पहले कि वो सुभाष जी की लाश को छू पाती तभी एक लेडी कांस्टेबल आकर उसे रोक लेती है। कनिका पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मेरे डैड के पास जाने दो। डैड,
मुझे आपसे बात करनी है। डैड, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? डैड उठ जाए। डैड, मैं आ गई हूँ। डैड डैड मुझे बात करनी है आपसे। डैड सुनिए, आप उनके पास नहीं जा सकते हैं और खुद को संभालिए। उस लेडी कांस्टेबल ने कनिका को पकड़ते हुए बोली। कनिका हाथ पैर मारने लगती है। वो रोते हुए कहती है, छोड़िए, मेरे डैड को क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? कनिका रोते हुए बोली। वो लेडी कांस्टेबल कुछ कहती उससे पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज़ कनिका के कानों में पड़ती है। आपके डैड ने सुसाइड किया है। उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। कनिका ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखी, फिर चीखते हुए बोली, नो डैड, ऐसा नहीं कर सकते हैं। डैड। कनिका की दर्द भरी चीख से पूरा शर्मा हाउस गूंजने लगता है। पुलिस इंस्पेक्टर कनिका के पास आकर कनिका से कहते हैं, ये सच है और आप कौन हैं इनकी? मैं इनकी बेटी कनिका शर्मा हूँ, पर मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो अपनी जान नहीं ले सकते हैं। कनिका रोते हुए बोली, आपके डैड की मौत कल ही हो गई थी और राम नरेश को भी पता तक नहीं, यहाँ तक कि घर के सर्वेंट तक को अभी पता चला। 2 दिन से सुभाष जी घर पर अकेले थे। सभी सर्वेंट को छुट्टी पर भेज दिया। आपको पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? और आप कहाँ थी? पुलिस इंस्पेक्टर ने कनिका से सवाल किया। मैं तो अपने ससुराल थी, पर मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो सुसाइड कभी नहीं कर सकते हैं। कनिका रोते हुए बोली, ये सच है। ये गन हमें इनके लाश के पास मिले थे और इस पर मिस्टर शर्मा के फिंगरप्रिंट। इंस्पेक्टर ने इस बार अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। कनिका ने पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में पकड़ी हुई उसकी तरफ देखी, फिर सुभाष जी की लाश की तरफ। कनिका के सर चकराने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हाथ पैर कहाँ पर हैं? अब तो उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। ना ना नहीं, डैड ऐसा नहीं कर सकते। कहते हुए वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि तभी अरमान की मजबूत बाहें कनिका को पकड़ लेती है। अरमान कनिका के चेहरे की तरफ देख रहा था। वहीं कनिका का चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन का हो गया था। वो अरमान की बाहों में ही बेहोश हो चुकी थी। अरमान कनिका के बेहोश होते ही उसे वापस घर ले आता है। शर्मा हाउस में पुलिस वालों की जांच पड़ताल चल रही थी। वहीं अब तक सुभाष जी की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। कनिका को जब अरमान घर लेकर आया तो सभी हैरान थे कि आखिर अचानक कनिका को क्या हो गया। साक्षी जी और सुमित्रा जी ने पूछा भी, लेकिन अरमान ने किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया। अरमान कनिका की हालत को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। डॉक्टर की टीम बुलवाई और कनिका का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बस इतना ही कहा कि ज़्यादा सोचने की वजह से बेहोश हो गई हैं। कुछ मेडिसिन लिखने के बाद अरमान ने सभी डॉक्टर्स को जाने दिया, वरना अरमान डॉक्टर पर भी गुस्सा हो रहा था। डॉक्टर्स के जाने के बाद अरमान ने घर के सभी लोगों को उसके रूम में आने से मना कर दिया था, जिसके बाद कोई भी अरमान को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि सभी समझ गए थे कि अरमान कनिका को लेकर बहुत ही ज़्यादा पजेसिव और सेंसिटिव है और अगर इस वक्त किसी ने उसे कुछ कहा भी तो वो कुछ भी नहीं सुनेगा, बल्कि उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कनिका बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। वहीं अरमान उसके सिरहाने के बिल्कुल पास से बैठा हुआ था। अरमान ने एक हाथ से कनिका का हाथ पकड़ा हुआ था, वहीं दूसरे हाथ से कनिका के माथे को सहला रहा था। करीब रात के 1 बजे के करीब कनिका होश में आती है। कनिका अरमान का हाथ टाइटली पकड़ लेती है और बेहोशी में बड़बड़ाते हुए बोली, डैड, मेरे डैड को कुछ नहीं हुआ है। उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। कनिका की आवाज़ सुनकर अरमान ने कनिका का हाथ और भी कसकर पकड़ लेता है। वाइफी, अरमान ने कनिका की तरफ देखते हुए कहा। अरमान की आवाज़ सुनकर कनिका ने अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे की तरफ देखी। अरमान भी परेशानी से कनिका की तरफ देख रहा था। अरमान को अपने सामने देखकर कनिका तुरंत ही उठकर बैठ गई। कनिका अपने आप को मल्होत्रा पैलेस में देखकर बिल्कुल हैरान थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? कनिका ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाते हुए बोली, मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ। अरमान कनिका के चेहरे की तरफ देखकर बड़े ही शांत लहजे के साथ बोला, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मेरे डैड, मुझे उनसे मिलने जाना है। मुझे उनके पास लेकर चलिए ना प्लीज़।
कनिका ने अरमान की तरफ देखते हुए बोली। अरमान ने कनिका के चेहरे को देखा, फिर उसके कंधे को पकड़कर उसे वापस बेड पर लिटाने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो और इस वक्त तुम्हें आराम करना है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें स्ट्रेस में नहीं रहना है और मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को तकलीफ दो, इसलिए चुपचाप रेस्ट करो बस। कनिका अरमान की बात सुनकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है और साथ ही कनिका को गुस्सा भी आने लगता है। आखिर अरमान ऐसे कैसे कह सकता है? कनिका गुस्से में अरमान को देखते हुए बोली, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरे डैड ठीक नहीं हैं, तुम्हारे डैड मर चुके हैं, अब वापस नहीं आ सकते, इसलिए तुम खुद को तकलीफ देना बंद करो और ख़बरदार जो तुम्हें अब अपने डैड के पास जाने की बात की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान ने कनिका को देखकर बेहद सख्त लहजे के साथ बोला। अरमान की बात सुनकर कनिका की आंखों से आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, नहीं, मेरे डैड जिंदा हैं, मुझे उनके पास जाना है, मैं जा रही हूँ। मैं आपके उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को नहीं मानती हूँ और न ही मैं आपकी किसी शर्त को मानती हूँ। आज से आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप ही समझ लीजिएगा और अब मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ये कहते हुए कनिका बेड से नीचे उतरती है और जाने लगती है। तभी अरमान उसका हाथ पकड़ता है और कनिका को खींचकर बेड पर फेंक देता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि कनिका को भी कुछ समझ नहीं आता। अरमान खड़ा होकर कनिका के सामने आता है और गुस्से से चीखते हुए कहता है, दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।